हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सुमंत और आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स के वो क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स 2015 और 2016 में आए थे। हम लोग देखते हैं पहला सवाल। विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ रियल जीडीपी हैज़ स्टीडली इंक्रीज्ड इन द लास्ट डिकेड। दूसरा स्टेटमेंट जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस हैज़ स्टीडली इंक्रीज्ड इन द लास्ट डिकेड। दोस्तों, ऐसे सवाल करने के लिए आपको हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे है वो पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए, हमारा जो रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो पिछले दशक में बढ़ता ही रहा है। ध्यान दीजिए, जो रियल जीडीपी है ये बढ़ा है हमेशा। क्यों? क्योंकि हमारा जो जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है दोस्तों, जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है वो हमारा पॉजिटिव में है। तो भले ही वो 1%, 2%, 4 या 5% से बढ़ रहा हो, मगर वो हर साल बढ़ ही रहा है, ये हमेशा बढ़ ही रहा है। मेरा पहला लाइन जो है वो सही है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइजेज हैज स्टेडली इंक्रीज्ड। जी हाँ दोस्तों, हमारा जो जीडीपी है वो भी बढ़ रहा है इन लास्ट डिकेड। मेरा सेकंड में सही है। मेरा आंसर क्या है? मेरा आंसर है सी। बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। विथ रेफरेंस टू स्टैंड अप इंडिया स्कीम, दोस्तों दो स्कीम थी, स्टैंड अप इंडिया स्कीम और स्टार्टअप इंडिया स्कीम। दोनों के बारे में देख लीजिएगा आप। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? इट्स पर्पस इज टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप एमंग एससीज एंड एसटीज एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। सही है क्या? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही है। इट प्रोवाइड्स फॉर रीफाइनेंस थ्रू सिडबी। सिडबी के बारे में आप देख लीजिए, इसकी स्थापना कैसे की गई है, क्या एग्जीक्यूटिव बॉडी है, क्या ये एसोसिएटेड बॉडी है। प्लस आप ध्यान दीजिए एक बात कि हमारा जो पीएसएल होता है, प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग होता है, तो फॉरेन बैंक या हमारे जो कमर्शियल बैंक अगर अपना कोटा पूरा नहीं कर पाते तो उनका पैसा कहाँ जाता है वो देख लीजिएगा। उनमें आपको सिडबी का नाम देखने को मिलेगा। तो जी हाँ, जो सिडबी है वो रिफाइनेंस करता है उन लोन्स को जो इन एंटरप्रेन्योर्स को दिए जाते हैं। मेरा सेकंड भी सही है। मेरा आंसर क्या है? मेरा आंसर है सी। बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। विथ रेफरेंस टू टीपीपी Trans-Pacific Partnership, consider the following statements. It is an agreement among all the Pacific Rim countries except China and Russia. तो दोस्तों, पैसिफिक रिम कंट्री वो हैं जो पैसिफिक ओशियन के चारों तरफ बसे हुए हैं। इसमें केवल 12 ही नहीं, करीब 50 से ऊपर पैसिफिक रिम कंट्रीज हैं। मगर जो टीपीपी है, हमारा जो टीपीपी है, इसमें सारे कंट्री भाग नहीं ले रहे। यहाँ पर ऑल जो बड़ा है ना, एमंग ऑल द कंट्रीज, यहाँ पर ऑल वर्ड गलत हो गया, इसलिए मेरा पहला स्टेटमेंट गलत है। इट इज़ अ स्ट्रेटजिक अलायंस फॉर द पर्पस ऑफ मैरिटाइम सिक्योरिटी। दोस्तों, ये मैरिटाइम सिक्योरिटी के लिए नहीं है, ये एक ट्रेड ब्लॉक है। यहाँ पर जो भी इस ट्रेड पार्टनरशिप एग्रीमेंट को जो भी लोग साइन करेंगे वो अपना जो ट्रेड बैरियर है वो कम करेंगे एक दूसरे कंट्री के लिए। तो ये स्ट्रेटजिक अलायंस नहीं है, ये एक ट्रेड ब्लॉक है। मेरा दूसरा भी गलत हो गया। मेरा आंसर क्या है? मेरा आंसर है डी। ध्यान दीजिए दोस्तों कि ये जो टीपीपी है उसमें से जो यूएस है उसने विड्रॉ कर लिया है। यूएस अब इस टीपीपी के अंतर्गत नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने सरकार बनाते ही ये काम किया। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, दिस रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? यूरोपियन सेंट्रल बैंक, आईएमएफ, आईबीआरडी या ओईसीडी? किसके उधर किया था दोस्तों? तो ये जो रिपोर्ट है, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है, इसको प्रिपेयर करता है हमारा आईएमएफ। इंडियाज रैंकिंग इन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स इज समटाइम्स सीन इन द न्यूज। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डिक्लेयर्ड दैट रैंकिंग? इस रैंकिंग को कौन प्रकाशित करता है? ओईसीडी, डब्ल्यूईएफ, वर्ल्ड बैंक या डब्ल्यूटीओ? दोस्तों, इसका आंसर है डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स को पब्लिश करता है। मेरा आंसर है डी। दोस्तों, चूंकि यूपीएससी हर साल एक नया 2 सवाल ऐसे क्वेश्चन पूछता ही रहता है, इसलिए हमने यहाँ पर इस टेबल में जो मेन रिपोर्ट्स हैं उसको हमने यहाँ पर दिखा दिया है। एशियन डेवलपमेंट आउटलुक, इसको कौन पब्लिश करता है? इसको करता है एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। दोस्तों, अभी आप जब प्रीलिम्स देने वाले हैं तो आप एडीबी के बारे में ध्यान दीजिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में, न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में और AIIB, इन तीनों के बारे में ध्यान देकर पढ़ लीजिए कि इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, इनके मेंबर नेशंस कौन कौन है। फिर जो वन बेल्ट वन रोड, ये जो चाइना ने लॉन्च किया है, जिसे हम लोग बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी कहते हैं नया नाम से, तो इसके बारे में आप देख लीजिए। तो देखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इसको कौन पब्लिश करता है? इसको पब्लिश करता है हमारा वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट इसको पब्लिश करता है हमारा वर्ल्ड बैंक, उसका पार्ट है आईबीआरडी। पिछले वीडियोस में हमने वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड बैंक ग्रुप दोनों में हमने आपको अंतर बताया था। तो जो आईबीआरडी है वो वर्ल्ड बैंक का पार्ट है। देखिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट, इसको पब्लिश करता है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। फिर है
वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट, इसको पब्लिश करता है आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ग्लोबल वेज रिपोर्ट भी ये पब्लिश करता है, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, इसको अभी मैंने देखा था, इसको पब्लिश करता है हमारा आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, इसको पब्लिश करता है आईएमएफ ही। फिर देखिए वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क एसएसडीएन, और ग्लोबल करप्शन रिपोर्ट इसको पब्लिश करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक इसको पब्लिश करता है यूएनईपी। ध्यान दीजिए यूएनईपी अलग है, यूएनडीपी अलग है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम अलग है, और ये हो गया यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, दूसरा होता है यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो अलग है। देखिए राइज ऑफ एनवायरमेंटल क्राइम इसको पब्लिश करता है यूएनईपी और इंटरपोल। देखिए यूनेस्को ने पब्लिश किया है एक रिपोर्ट, ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, ग्लोबल रिपोर्ट पब्लिश करता है यूएनएचसीआर यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। रिफ्यूजीज का जो इशू है अभी न्यूज़ में, इसको देख लीजिएगा आप। फिर देखिए यहाँ पर सारी जो मेन रिपोर्ट है मैंने पब्लिश कर दी है, आपको सब याद नहीं रखना है, जो कलर में दिया गया था हमने जो दिया है वो जो ब्लू में दिया है उसको ध्यान रखिए, और जो आपको इंपॉर्टेंट लगे ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि WEF है, ये कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करता है देखिए आप, जैसे कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिपोर्ट इसको पब्लिश करता है हमारा विपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। WWF पब्लिश करता है एनर्जी रिपोर्ट एंड लिविंग प्लानट रिपोर्ट। तो दोस्तों जो भी ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ में रहा है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ में रहा है वो कौन सा रिपोर्ट पब्लिश करता है उसको आप देख लीजिए। इस पर सवाल आ रहे हैं पिछले 2-3 साल से। With reference to bitcoins sometimes seen in the news, which of the following statements is correct? Bitcoins are tracked by central bank of the countries। दोस्तों बिटकॉइन का जो ट्रांजेक्शन होता है वो बिना किसी इंटरमीडिएटरी के होता है। जैसे कि देखिए आपको मान लेते हैं कि ये है राम, दूसरा है श्याम। राम को अगर श्याम को कुछ पैसे भेजने हैं, अगर कुछ रुपए भेजने हैं उसे, तो क्या करेगा वो, उसको कैसे भेजेगा, वो उसको भेजेगा किसी भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के थ्रू, मतलब कि वो अपना बैंक अकाउंट इस्तेमाल करके वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करेगा, अपना अकाउंट ओपन करेगा और पैसा ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक इंटरमीडिएटरी काम करता है, कौन काम कर रहा है, आपका बैंक काम कर रहा है। बैंक को सुपरवाइज कौन करता है, बैंक को सुपरवाइज करता है हमारा सेंट्रल बैंक। तो इस तरह से अगर आप किसी नेशनल करेंसी में ट्रांजेक्शन करते हैं तो वहाँ पर एक इंटरमीडिएटरी जो होता है अपना रोल प्ले कर रहा होता है, चाहे आप डेबिट कार्ड यूज़ करें, चाहे क्रेडिट कार्ड यूज़ करें, चाहे कोई भी जो सिस्टम है वो यूज़ करें, आपको बीच में एक होगा कोई। मगर यहाँ पर जो बिटकॉइन है दोस्तों, यहाँ पर कोई नहीं होता बीच में, ये पूरा पब्लिक प्रॉपर्टी है। और आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन होता है वो पीयर टू पीयर होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास पैसा सीधे जाता है बिना किसी बिचौलिए के, बीच में इंटरमीडिएटरी कोई नहीं होता, इसलिए उसको ट्रैक नहीं कर सकते सेंट्रल बैंक वाले। तो मेरा पहला हो गया गलत। एनीवन विथ अ बिटकॉइन एड्रेस कैन सेंड एंड रिसीव बिटकॉइंस फ्रॉम एनीवन एल्स विद द बिटकॉइन एड्रेस। दोस्तों अगर आपको किसी दूसरे व्यक्ति को, अगर राम को कुछ पैसा भेजना है श्याम को, तो उसके पास क्या होना चाहिए, उसके पास श्याम का बैंक अकाउंट नंबर है वो होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए उसी तरह अगर आपको राम को पैसा भेजना, राम को अगर बिटकॉइन भेजना है श्याम को, तो उसके पास क्या होना चाहिए, उसके पास श्याम का केवल बिटकॉइन एड्रेस होना चाहिए। वो कुछ ऐसा लिखा होता है, ईमा गीमा डाटा ऐसा कुछ होता है, $125 ऐसा कुछ होता है, मतलब कि ठीक है। तो इस तरह का एड्रेस होता है, आपको इस एड्रेस को इस्तेमाल करके आप श्याम को बिटकॉइन भेज सकते हैं। आपको इस बिटकॉइन एड्रेस के अलावा और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों अभी हाल में ही एक अटैक हुआ था, रैंसमवेयर अटैक, उसमें जो मालवेयर इस्तेमाल हुआ था उसे हम कहते हैं वानाक्राई मालवेयर। तो उसमें करते क्या है कि जो मालवेयर है वो आपकी सेंसिटिव फाइल को लॉक कर देगा और आपसे कहेगा कि भैया आप क्या करो कि आप इतने बिटकॉइन मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो, हम आपका जो फाइल है उसको फिर से अनलॉक कर देंगे, फिर से उसको डिक्रिप्ट कर देंगे। तो आपको जो मालवेयर है आपको एक एड्रेस देता है, आपको एक बिटकॉइन एड्रेस देता है, आपको उस एड्रेस को कॉपी करना है और इस एड्रेस पे आपको उतने बिटकॉइन भेज देने हैं। आपको आपका जो बिटकॉइन है वो किसके पास जा रहा है आपको पता नहीं चलेगा, उसको कौन रिसीव कर रहा है, उसके पीछे कौन है कुछ पता नहीं चलेगा, ठीक है। इसीलिए उन्होंने बिटकॉइन मीडियम इस्तेमाल किया है। वो आपसे रुपया डॉलर नहीं मांगते, वो आपसे बिटकॉइन मांग रहे हैं क्योंकि ये एनोनिमस होता है। तो एनीवन विद बिटकॉइन एड्रेस कैन सेंड एंड रिसीव बिटकॉइंस। जी हाँ दोस्तों, दूसरा सही है। ऑनलाइन पेमेंट्स कैन बी सीन विदाउट आइदर साइड नोइंग द आइडेंटिटी ऑफ द अदर। जी हाँ दोस्तों, आपको केवल बिटकॉइन एड्रेस चाहिए, दूसरा व्यक्ति का नाम क्या है, पता क्या है, उसका अकाउंट किस बैंक में है, सब चीज़ें कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर कोई KYC नॉर्म नहीं होता। मेरा थर्ड है जो सही है। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है 2 and 3, B इज़ द राइट आंसर। स्वयं के बारे में हमने पीछे डिस्कस कर लिया है पिछले वीडियोज़ में। एन इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्स एट प्रमोटिंग द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन रूरल एरियाज।
providing financial and technical assistance to young startup entrepreneurs, promoting the education and health of adolescent girl, providing affordable and quality education to the citizen for free। दोस्तों इसका आंसर है डी। स्वयं जो है एक आईटी प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको वीडियोस होस्ट किए जाएंगे। आप इस साइट पर जाइए, आप वहाँ पर जो लेक्चर है वो दे सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आपको अफोर्डेबल या क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा, वो भी फ्री, सब कुछ फ्री होगा। मेरा डी ऑप्शन सही है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ गवर्नमेंट्स सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम एंड गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम? इन दोनों के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं आपको। टू ब्रिंग आइडियल गोल्ड लाइंग विद द इंडियन हाउस होल्ड इन टू द इकोनॉमी, टू प्रमोट FDI इन द गोल्ड एंड ज्वेलरी सेक्टर, टू रिड्यूस इंडियाज डिपेंडेंस ऑन गोल्ड इम्पोर्ट। दोस्तों ये जो दोनों जो सरकार की जो पॉलिसी है, दोनों जो स्कीम है, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम और गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, ये इसलिए लॉन्च की गई है ताकि हमें गोल्ड कम इंपोर्ट करना पड़े। देखिए आप बाहर से गोल्ड को इंपोर्ट करते हैं, गोल्ड को इंपोर्ट करने पर आप क्या करते हैं, आप उन्हें पैसे पे करते हैं। आपका जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो खर्च होता है इन गोल्ड के लिए पैसे पे करने में, है ना। तो हमारा जो BOP है वो क्या होता है, वो अनबैलेंस होता है ये, और हमारे फेवर में नहीं रहता। तो इसलिए हम चाहते क्या है कि हमारा जो गोल्ड इंपोर्ट है वो कम से कम हो, ठीक है, ताकि हमारा जो करंट अकाउंट डिफिसिट है, ध्यान दीजिए, हमारा जो करंट अकाउंट डिफिसिट है वो कम हो जाए। बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो होती है, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो अगर मेरा गोल्ड इंपोर्ट कम होगा तो क्या होगा, मेरा करंट अकाउंट डिफिसिट भी कम होगा। करंट अकाउंट डिफिसिट, कैपिटल अकाउंट डिफिसिट, ये सब चीज़ हमने पहले एक्सप्लेन कर दी हैं, ठीक है। तो मेरा जो थर्ड है वो सही है। देखिए जब मेरे थर्ड से तो मैंने क्या किया, मैंने ए काट दिया क्योंकि थर्ड यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। यहाँ हम ये चाहते हैं कि जो FDI है वो गोल्ड और ज्वेलरी सेक्टर में ना जा करके किसी और सेक्टर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो IT वगैरह है, उसमें जाए। तो इन स्कीम्स में ऐसी कोई बात नहीं की गई है कि हम गोल्ड और ज्वेलरी सेक्टर में FDI जो है प्रमोट करना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है। मेरा सेकंड है जो गलत हो गया, मैंने काटा B, मैंने काटा D, आंसर है C। 1 और 3 आर करेक्ट। दोस्तों इस स्कीम का एक मकसद और भी है कि हमारे यहाँ जो सोना पड़ा हुआ है, हमारे जो गृहिणी हैं, हमारे जो माताएं बहनें हैं, उनके पास जो सोना पड़ा हुआ है, कई लोग सोने में इन्वेस्ट करते हैं, वो लोग जो गोल्ड कॉइन है वो सब खरीदते हैं, जो गोल्ड बार है वो खरीदते हैं। तो सोना उनके पास पड़ा हुआ होता है, हम गोल्ड को इंपोर्ट करने के बजाय अपने देश में जो सोना पड़ा हुआ है उसी को हम लोग इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए सरकार ने ये दोनों पॉलिसीज लॉन्च की हैं, दोनों स्कीम्स लॉन्च की हैं। तो मेरा पहला है जो सही है, मेरा आंसर क्या है, मेरा आंसर है 1 और 3, C इज द राइट आंसर। द टर्म रीजनल कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप RECP ऑफन अपीयर्स इन द न्यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अफेयर्स ऑफ ग्रुप ऑफ कंट्रीज नोन एज। देखिए ये जो RECP है इसमें कौन कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, G20 वाले, आसियान वाले, SCO वाले या सार्क वाले। दोस्तों इसमें जो आसियान है, आसियान के अलावा चाइना है और जो दूसरी कंट्रीज हैं वो सब इन्वॉल्व है। तो मेरा आंसर क्या है, इसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो है B। आपको यहाँ पर बताना है कि क्या इंडिया RCEP का मेंबर है, क्या इंडिया RCEP को ज्वाइन करना चाहता है। देयर हैज़ बिन परसिस्टेंट फिजिकल डिफिसिट बजट ईयर आफ्टर ईयर, मतलब कि हमारा जो बजट है वो डिफिसिट में जा रहा है, आमदनी कम है और खर्चा ज़्यादा है। विच एक्शन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टेकन बाय द गवर्नमेंट टू रिड्यूस दिस डिफिसिट। हमें डिफिसिट कैसे कम होगा, देखिए डिफिसिट होता है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर का मॉड, ठीक है। देखिए ये जो चीज़ मिलके आएगी वो हमारा डिफिसिट कहलाएगा। मान लेते हैं कि हमारा आमदनी हुआ 100 रुपया और जो खर्चा है वो हो गया 110 रुपया, तो क्या हुआ, मेरे पास 10 रुपये का डिफिसिट है, ठीक है। कितना डिफिसिट है, 10 रुपये का डिफिसिट है हमारे पास। तो हमें करना क्या है, हमें इस डिफिसिट को रिड्यूस करना है। इसको आप ऐसे देख सकते हैं, आपको अगर डिफिसिट चाहिए पॉजिटिव टर्म में तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए, डिफिसिट इक्वल टू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू, क्योंकि रेवेन्यू है जो कम एक्सपेंडिचर से, है ना। तो अगर हमें डिफिसिट को कम करना है तो हमें करना क्या होगा, या तो हमें जो खर्च है उसको कम कीजिए या जो रेवेन्यू है उसको बढ़ाइए, है ना। तो देखिए रिड्यूसिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अगर हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम करेंगे तो फायदा होगा क्या, जी हाँ दोस्तों बिल्कुल फायदा होगा, हमारा जो खर्च है वो कम हो जाएगा। मेरा पहला सही है। इंट्रोड्यूसिंग न्यू वेलफेयर स्कीम, अगर हम लोग नई वेलफेयर स्कीम इंट्रोड्यूस करेंगे
तो हमारे जो खर्चे हैं वो बढ़ेंगे, हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो घटने के बजाय बढ़ेगा, हमारा डेफिसिट और बढ़ जाएगा। मेरा सेकंड है जो गलत हो गया। जहाँ जहाँ टू उसको काटिए, अब बी कटा और डी कटा, 1 सही है 1 सही है। मुझे चेक करना है कि 3 सही है क्या। रैशनलाइजिंग सब्सिडीज़, रैशनलाइजिंग का मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर संभव हो तो सब्सिडी को आप कम कीजिए और जहाँ संभव हो तो आप सब्सिडी को मेंटेन रखिए। तो देखिए, अगर हम कहते हैं कि हम सब्सिडी को रैशनलाइज करना चाह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि सब्सिडी केवल उन्हीं लोगों को मिलना चाहिए जो कि इसके हकदार हैं। इसीलिए सरकार ने जब पहले लॉन्च की PAHEL, जिसके अंतर्गत जो LPG वाले लोग हैं उनको सब्सिडी मिलती है, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि जो भी लोग अगर ये चाहते हैं, जैसे कि जो भी लोग अगर सब्सिडी नहीं लेना चाहते हैं तो हमें बता दें, हम उन्हें सब्सिडी नहीं देंगे। जो सरकार ने कहा था ना, तो इसी तरह जो सरकार है वो सब्सिडी को कम कर रही है। जो लोग, और उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों की जो इनकम 10 लाख से ऊपर है उनको सब्सिडी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि इनकम ज़्यादा है इनकी और इनको सब्सिडी नहीं मिलना चाहिए वैसे भी। तो इसी तरह जो सरकार है वो सब्सिडी को रैशनलाइज कर रही है। जो सरकार का जो एक्सपेंडिचर है दोस्तों वो कम होगा और डेफिसिट को कम होगा। मेरा थर्ड सही है। रिड्यूसिंग इम्पोर्ट ड्यूटी, अगर हम लोग इम्पोर्ट ड्यूटी को कम कर देंगे तो क्या होगा, और ज़्यादा माल यहाँ पर आएगा। इसका हमारे डेफिसिट से कोई मतलब नहीं है। मेरा आंसर है 1 और 3, सी इज द राइट आंसर। अपना जो फोर्थ लाइन है इसको आप ऐसे देख सकते हैं। देखिए, सरकार ने कहा कि हम अपना इम्पोर्ट ड्यूटी को कम करना चाहते हैं। ये इम्पोर्ट ड्यूटी होता क्या है, आप दूसरी कंट्री से, ये है भारत, ये है दूसरी कंट्री, अब दूसरी कंट्री से अगर कोई माल यहाँ पर मंगाते हैं इंडिया में तो आपको टैक्स देना पड़ता है। मान लेते हैं आपने कोई आईफोन या कोई कंप्यूटर पार्ट्स मंगाया बाहर से, तो उस कंप्यूटर पार्ट्स पर आपको लगेगा इम्पोर्ट ड्यूटी, है ना। अगर सरकार इम्पोर्ट ड्यूटी को कम कर दे तो क्या होगा, आपको टैक्स कम देना होगा। मतलब कि आपने अगर टैक्स कम दिया तो सरकार को जो रेवेन्यू हुई वो कम हो गई। हमें करना क्या था, हमें रेवेन्यू को बढ़ाना था। आपने इम्पोर्ट ड्यूटी को कम करके आपने उस रेवेन्यू को ही कम कर दिया, तो आपका जो डेफिसिट है वो घटेगा नहीं, वो बढ़ेगा। मेरा फोर्थ गलत हो गया, इसको जरा समझ सकते हैं आप। मेरा आंसर क्या है, 1 और 3, सी इज द राइट आंसर। Establishment of payment banks is being allowed in India to promote financial inclusion. Which of the following statements are correct in this context? Mobile phone companies and supermarket chains are owned that are owned and controlled by residents are eligible to be promoter of payment bank. सही है क्या दोस्तों? पेमेंट बैंक के प्रमोटर कौन कौन हो सकते हैं? अगर आप RBI की गाइडलाइंस देखें तो आपको देखिए, जो एग्जिस्टिंग नॉन बैंक प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इश्यूअर्स हैं और जो इंडिविजुअल्स, प्रोफेशनल्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, कॉर्पोरेट बिजनेसेस, कॉरस्पॉन्डेंट्स एंड मोबाइल टेलीफोन कंपनीज, सुपर मार्केट चेन्स एंड कंपनीज, ये सब जो है वो पेमेंट बैंक के प्रमोटर्स बन सकते हैं। मेरा पहला सही है। पेमेंट बैंक्स कैन इशू बोथ क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड। दोस्तों वो डेबिट कार्ड इशू कर सकते हैं मगर वो क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते। ध्यान दीजिए, वो डेबिट कार्ड इशू कर सकते हैं मगर वो क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो मनी को लेंड नहीं कर सकते। मेरा दूसरा हो गया गलत। पेमेंट बैंक कैन नॉट अंडरटेक लेंडिंग एक्टिविटी, अभी मैंने बताया कि वो लोग पैसे लोन में नहीं दे सकते आपको। मेरा थर्ड गलत हो गया। मेरा आंसर क्या है? मेरा आंसर है 1 ओनली। अच्छा देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि पेमेंट बैंक कैन नॉट अंडरटेक लेंडिंग, तो मतलब ये तो सही है ना। मेरा थर्ड सही है। मेरा आंसर है 1 और 3, बी इज द राइट आंसर। With reference to Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation, IORARC, consider the following statements. It was established very recently in response to recent incidents of piracy and accidents of oil spill. इसको अभी ही बनाया गया है क्या? दोस्तों इसको अभी ही बनाया नहीं गया। दिस इज अ रीजनल कोऑपरेशन इनिशिएटिव ऑफ इंडियन ओशियन रिम विच वॉज एस्टेब्लिश्ड इन मॉरिशस इन 1997, 1997 में बनाया गया था। ये सवाल 2015 में आया है, तो इसे हाल में ही नहीं कह सकते। तो मेरा पहला हो गया गलत। इट इज़ एन अलायंस मेंट फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी ओनली, यहाँ पर एक्सट्रीम वर्ड आया है ओनली। इसे अलग अलग पर्पस के लिए बनाया गया है। इनके 6 प्रायोरिटीज एरिया हैं। मैरीटाइम सिक्योरिटी है, फिर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन है, फिशरीज का मैनेजमेंट है, डेस्टिनेशन रिडक्शन भी है, और इसके अलावा 2 और चीज़ें हैं, टूरिज्म है और एकेडमिक भी है। इसलिए अगर हम कहते हैं कि मैरीटाइम सिक्योरिटी ओनली तो ये गलत है। मेरा दूसरा भी गलत होगा। मेरा आंसर क्या है? मेरा आंसर है डी, नाइदर 1 और 2। आपको इस IORR के अलावा बिम्स्टेक के बारे में देख लेना है दोस्तों, शार्क के बारे में पढ़ लीजिए, और जो BCIA है, BCIM कॉरिडोर है वगैरह, इसके बारे में आप पढ़ के जाइएगा। सवाल आ सकते हैं इन सब पे। प्रधानमंत्री जनधन योजना हैज़ बीन लॉन्च्ड फॉर प्रोवाइडिंग हाउसिंग लोन
to poor people at cheaper interest rates, promoting women's self-help groups in backward areas, promoting financial inclusion in the country, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल हेल्प टू मार्जिनलाइज कम्युनिटी। दोस्तों इनमें से कई सारे ऑप्शन आपको सही लगेंगे, मगर इसमें आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन चुनना होगा जो सबको इंक्लूड करता हो। तो देखिए, जो PMJDY था ये मेनली लॉन्च किया गया था फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है? अगर आप किसी बैंक अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कि अगर आपके पास बैंक खाता नहीं है, अगर आप इंश्योरेंस सर्विस की सेवा नहीं ले पा रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि आप फाइनेंशियल सर्कल में नहीं है, आपको फाइनेंस सर्विसेज एक्सेसिबल नहीं है। अगर हम आपको ये सब सर्विस प्रोवाइड कर पाते हैं, मतलब कि अगर हम आपको बैंक अकाउंट दे पाते हैं, अगर हम आपको इंश्योरेंस दे पाते हैं, तो हम ये कहते हैं कि आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ है। जो गरीब लोग हैं उनको एक बैंक अकाउंट मिले, हर परिवार में कम से कम एक बैंक अकाउंट मिले, इसे हम कहते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो ये जो PMJDY स्कीम था, इसका मकसद यही था, मकसद था टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन। मेरा आंसर है सी। और जो ये क्वेश्चन इसको तो हमने डिस्कस कर ही लिया है। अगला सवाल देखते हैं। With reference to the 14th Finance Commission, which of the following statements is correct? It has increased the share of states in central divisible pool from 32% to 42%. 13th फाइनेंस कमीशन ने यह कहा था कि जो सेंट्रल डिविजिबल पूल है उसमें से 32% जो फंड है वो स्टेट्स के पास जाना चाहिए। कितना? 32% फंड किसने कहा था? 13th फाइनेंस कमीशन ने। 14th फाइनेंस कमीशन ने यह कहा कि 32% नहीं, इसको बढ़ा करके 42% फंड आप नीचे स्टेट्स को डिवॉल्व कीजिए। मतलब कि अगर इस पूल में 100 रुपये हैं तो 100 रुपये में से जो 42 रुपये हैं वो जाएगा स्टेट्स के पास, और जो 58 रुपये बच गए वो रहेगा यूनियन के पास। तो मेरा पहला है जो सही है। इट हैज़ मेड रिकमेंडेशन कंसर्निंग सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट। सही है क्या दोस्तों? इसने सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं दी है। मेरा सेकंड स्टेटमेंट जो गलत है, मेरा आंसर क्या है? ए ओनली। कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपीज़ इम्प्लाइज। दोस्तों कन्वर्टेबिलिटी को हमने अपने पहले के लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया है। फुल कन्वर्टेबिलिटी क्या होती है, पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी क्या होती है, कन्वर्टेबिलिटी के फ़ायदे क्या होते हैं, सब हमने आपको डिस्कस कर दिया है। तो देखिए, कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी इम्प्लाइज व्हाट? बीइंग एबल टू कन्वर्ट रुपी इनटू गोल्ड, allowing the value of rupee to be fixed by market forces। सही क्या दोस्तों? बी गलत है। freely permitting the conversion of rupee to other currencies and vice versa। सही क्या दोस्तों? ये थर्ड ऑप्शन सही है। आप रुपी को गोल्ड में कन्वर्ट कर पा रहे हैं या आप गोल्ड को रुपये में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, ये कन्वर्टेबिलिटी नहीं होती। आप अपनी करेंसी को, रुपी को आप दूसरी करेंसी में, डॉलर में या कोई और करेंसी में आप कैसे कन्वर्ट पाते हैं, ये होती है कन्वर्टेबिलिटी। मतलब कि आप अपनी करेंसी को दूसरी में और दूसरी करेंसी को अपने में कैसे कन्वर्ट कर पाते हैं, ये होती है कन्वर्टेबिलिटी। मेरा आंसर है सी। यहां पर आप एक बात ध्यान दीजिए कि अगर आप किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए ही ये अपनी करेंसी को कन्वर्ट कर पाते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी। ध्यान दीजिए, अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही अपनी करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट कर पाते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी। अगर आप हर पर्पस के लिए, आपका मकसद कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप किसी भी पर्पस के लिए कितना भी अमाउंट चाहें तो उसको अगर आप कन्वर्ट कर पाते हैं दूसरी करेंसी में तो इसे हम लोग कहते हैं फुल कन्वर्टेबिलिटी। ध्यान दीजिए, आपका मकसद कोई भी हो प्लस आपका अमाउंट कोई भी हो, इसे हम लोग कहेंगे फुल कन्वर्टेबिलिटी। अगर आपका मकसद निश्चित हो, आपका अकाउंट निश्चित हो, मतलब कि आप 2 लाख रुपए तक ही कर सकते हैं कन्वर्ट, तो इसे हम लोग कहेंगे पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी। अगला सवाल देखते हैं। अच्छा, आप यहाँ पर हमें बताइए कि क्या हमारी रुपी क्या है, पार्शियली कन्वर्टेबल है या फुली कन्वर्टेबल है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एस्टैब्लिश्ड नीति आयोग टू रिप्लेस व्हाट? ह्यूमन राइट कमीशन, फाइनेंस कमीशन, लॉ कमीशन, प्लानिंग कमीशन। दोस्तों भारत सरकार ने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग का गठन किया है। मेरा आंसर है डी। प्लानिंग कमीशन एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, इसका हमारे संविधान में कोई मेंशन नहीं है, इसका कोई लॉ, किसी कानून में कोई मेंशन नहीं है। इन इंडिया स्टील प्रोडक्शन इंडस्ट्री रिक्वायर्स द इम्पोर्ट ऑफ व्हाट? सॉल्ट पीटर, रॉक फॉस्फेट, कोकिंग कोल, ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों इनमें से जो हमारा जो स्टील इंडस्ट्री है उसको कोकिंग कोल की जरूरत पड़ती है, इसका प्रोडक्शन हमारे देश में कम होता है, इसलिए हमको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। मेरा आंसर है सी। देखिए,
FRP of sugarcane, fair and remunerative price of sugarcane is approved by Cabinet Committee on Economic Affairs, CACP, Commission for Agriculture Cost and Prices, Directorate of Marketing and Inspection, Ministry of Agriculture, APMC। कौन इसको शुगर के FRP को कौन अप्रूव करता है दोस्तों? इसका आंसर है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। मेरा आंसर है ए। देखिए, इन द इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन द हाईएस्ट वेट। पहले तो आप मुझे ये बताइए कि हमारी 8 कोर इंडस्ट्री हैं कौन कौन सी, फिर उसमें आप ये देखिए कि इन 8 कोर इंडस्ट्री में किस किस इंडस्ट्री का वेटेज कितना कितना है, तभी आपको पता चलेगा कि किसका वेटेज सबसे ज़्यादा है। तो देखिए, इनमें से जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका वेटेज सबसे ज़्यादा है, बाकी में इसका वेटेज है 10.32%। मेरा आंसर है बी। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंग्स आउट द CPI नंबर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। तो दोस्तों, पिछले वीडियोज़ में मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है कि CPI क्या होता है, WPI क्या होता है, और CPI के कितने पार्ट्स होते हैं, रूरल के लिए अलग होता है, अर्बन के लिए अलग होता है, इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए अलग होता है। तो आपको ये बताना है कि CPI जो इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए होता है उसको कौन पब्लिश करता है? RBI, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, लेबर ब्यूरो, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। दोस्तों, इसको निकालता है हमारा लेबर ब्यूरो। आंसर है सी। विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग: बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, पब्लिक डेप्ट, पब्लिक रेवेन्यू। विच ऑफ द एबव आर कंपोनेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी? मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है हमारा सेंट्रल बैंक मतलब कि RBI, फिजिकल पॉलिसी बनाता है हमारी गवर्नमेंट। मॉनेटरी पॉलिसी के कौन कौन से कंपोनेंट हैं? बैंक रेट है जी, ओपन मार्केट ऑपरेशन है जी, और हमारा जो MSF है, LAF है, ये सब चीज़, ये सभी चीज़ें हैं वो इस मॉनेटरी पॉलिसी के कंपोनेंट हैं। पब्लिक डेप्ट नहीं है, पब्लिक रेवेन्यू नहीं है। मेरा आंसर है 1 और 2, सी इज द राइट आंसर। देखिए, बैंक रेट को अगर हम बढ़ाएंगे, ध्यान दीजिए, बैंक रेट को अगर हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा? बैंक रेट होता क्या है? बैंक रेट वो रेट होता है जिस पर बैंक वाले RBI के पास जाते हैं लोन लेने लॉन्ग टर्म के लिए। ध्यान दीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए लोन लेने। देखिए, ये है SBI, यह है हमारा RBI। SBI गया RBI के पास लोन लेने लॉन्ग टर्म के लिए, तो इस लोन पर जो पैसा देना होगा, इस लोन पर जो इंटरेस्ट होगा उसे हम लोग कहेंगे बैंक रेट। SBI गया RBI के पास पैसा लेने शॉर्ट टर्म के लिए, ध्यान दीजिए, शॉर्ट टर्म के लिए, तो इस पर जो इंटरेस्ट लगेगा उसे हम लोग कहेंगे रेपो रेट। क्या लगेगा? रेपो रेट। तो रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब जो है क्या है? ये सब हमारी मॉनेटरी पॉलिसी के कंपोनेंट हैं। मेरा आंसर है सी। 1 और 2 आर करेक्ट। बेसल 3 अकॉर्ड और सिंपली बेसल 3 ऑफन सीन इन न्यूज सीक्स टू। अच्छा, ये देखिए कि हमारा जो बेसल अकॉर्ड है, बेसल 1, बेसल 2, बेसल 3, ये सब जो अकॉर्ड हैं वो किससे रिलेटेड हैं? ये बैंकिंग से रिलेटेड हैं। हमारे जो पेन ड्राइव कोर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमने स्पेशल वीडियो बनाया था बेसल नॉर्म्स पे। डेवलप national strategies for conservation and sustainable use of biological diversity, improve banking sector ability to deal with financial and economic stress and improving risk management। दोस्तों, बेसल नॉर्म्स में गाइडलाइन दिए जाते हैं। जो सेंट्रल बैंक हैं, हमारे जो कमर्शियल बैंक हैं, उनको ये गाइडलाइंस माननी पड़ती हैं। एक होता है कार कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। देखिए, बैंक आपको देते हैं लोन, तो दोस्तों जो लोन देना है वो एक रिस्की बिजनेस है। ये हो गया बैंक, आपने दिया डिपॉजिट, बैंक ने दिया दूसरे को लोन। आपने जो पैसा डिपॉजिट किया था वही पैसा गया लोन ग्रुप में बाहर घूमा। अगर जिसने लोन लिया है वो विजय माल्या निकल गया तो क्या होगा? आपका जो पैसा था वो तो अटक गया बाहर जा करके, है ना। तो अगर बैंक के पास आप दोबारा जाएंगे कि भैया हमने जो डिपॉजिट की थी उसको लौटाओ, तो बैंक आपको कहाँ से देगा? बैंक के पास तो पैसा है नहीं अब, क्योंकि उसने जो लोन दिया था वो तो अटक गया, है ना, माल्या लेकर भाग गया। तो होता क्या है कि बैंक अपने पैसे का जो कुछ पार्ट है वो अपने पास अलग से रखता है, ठीक है। अगर आप उसके पास, बैंक के पास अगर आप अपने डिपॉजिट मांगने जाएंगे तो वो उस फंड में से आपको पैसे निकाल करके दे देगा, आपको निराश नहीं करेगा। तो दोस्तों, इसी तरह किसी फाइनेंशियल या इकोनॉमिक स्ट्रेस से बचाने के लिए, बैंकिंग सेक्टर को सिक्योर करने के लिए और रिस्क मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने के लिए कुछ नॉर्म्स प्रिस्क्राइब किए जाते हैं बैंकिंग सेक्टर को, वो होते हैं बैंक बेसल नॉर्म्स। मेरा आंसर है बी।
रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैसेज, नहीं है, कुछ नहीं है। ट्रांसफर टेक्नोलॉजी फ्रॉम डेवलप कंट्रीज, ये सब बेसल नॉर्म्स में नहीं आते। मेरा सी, डी और ए तीनों गलत है, मेरा आंसर है बी। When the RBI reduces the SLR by 50 basis point, 50 basis point मतलब क्या? देखिए 1% का मतलब होता है 100 बेसिस पॉइंट। मतलब कि अगर मैं कहूँ कि RBI ने 100 बेसिस पॉइंट का रिडक्शन किया अपनी क्या, अपने रेपो रेट में, इसका मतलब क्या है? अगर पहले रेपो रेट था 7%, तो अगर उन्होंने 100 BPS का BPS इसका रिडक्शन किया तो क्या हुआ, 7 से हो गया 6। अगर उन्होंने केवल 50 बेसिस पॉइंट रिडक्शन किया तो इसका मतलब क्या है, उन्होंने केवल आधा परसेंट, केवल 0.5% ही कम किया, मतलब कि कितना हो गया, अब 6.5% हो गया। तो अगर अच्छा यहाँ पर कुछ टर्म्स ध्यान दीजिए, यहाँ पर नंबर का कोई मतलब नहीं है, मतलब यह है कि आप समझते क्या है इस सवाल से। RBI reduces द SLR, RBI ने SLR को कम कर दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैपन, क्या होगा इसके बाद? इंडियाज GDP ग्रोथ रेट इंक्रीजेज ड्रास्टिकली, foreign institutional investors may bring more capital into our country, scheduled commercial banks may cut their lending rates, it may drastically reduce the liquidity to banking system। दोस्तों इनमें से कई ऑप्शंस आपको सही लगेंगे। जैसे कि देखिए अगर SLR कम हो गया, इसका मतलब क्या है, बैंकों के पास अब ज़्यादा फंड रहेगा लोन देने के लिए, वो लोन ज़्यादा देंगे, है ना। अब लोन ज़्यादा मिलेगा तो जो GDP है वो ग्रोथ करेगा, जो इंडस्ट्री लोग हैं, जो बिजनेस चलाते हैं वो आएंगे लोन लेने, वो लोन लेने आएंगे, वो अपनी कंपनी एक्सपैंड करेंगे, हमारे यहाँ GDP ग्रोथ बढ़ेगा। मगर ध्यान दीजिए यहाँ पर ड्रास्टिकली कह दिया, ड्रास्टिकली होगा कि नहीं हमें नहीं पता, इसीलिए मेरा जो ए है जो ज़्यादा प्रोफिट ऑप्शन नहीं है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में ब्रिंग मोर कैपिटल इनटू आवर कंट्री, देखिए हमने अपना जो SLR है जो कम कर दिया, बैंक के पास आया ज़्यादा फंड, बैंक ने लोन देना शुरू किया, जो इंडस्ट्री है उसको, इंडस्ट्री ने अपना एक्सपेंड करना शुरू किया। जो बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ आकर के अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि वो देखेंगे कि इस कंट्री का, इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ने वाला है, तो वो यहाँ पर और कैपिटल लेकर के आएंगे। ये भी हो सकता है मे ब्रिंग। अब देखिए शेड्यूल कमर्शियल बैंक में कट देयर लेंडिंग रेट, लेंडिंग रेट कम करेगा तभी तो लोगों को लोन ज़्यादा मिलेगा। बैंक देखिए RBI ने SLR को कम कर दिया, अब जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक हैं उनके पास ज़्यादा फंड है अब लोन में देने के लिए, उन्होंने जो लेंडिंग रेट है उसको कम कर दिया। पहले वो लोग लेंडिंग रेट कम करेंगे तभी उनके पास इंडस्ट्रियलिस्ट आएंगे, ध्यान दीजिए, लोन लेने। अगर लेंडिंग रेट पहले की तरह रखा रहा तो कौन आएगा लोन लेने उनके पास, जो पहले था वही चलता रहेगा, है ना। तो लेंडिंग रेट कम होगा तभी इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, तभी लोग जो इन्वेस्टर्स हैं वो हमारे कंट्री में और कैपिटल लेकर के आएंगे। तो इन सब में से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो कौन सा है? सी। कुछ हो ना हो, जो कमर्शियल बैंक हैं वो तो अपना रेट कम कर ही सकते हैं, यह इसलिए यहाँ पर मे लिखा गया है। अगर यहाँ पर मस्ट लिख देता ना तो आपको इशू होता, अगर यहाँ पर मस्ट लिख दिया मतलब मेरा सी गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि कमर्शियल बैंक बाउंड नहीं है इंडेट को कम करने के लिए। देखिए जब रघुराम राजन हमारे जो RBI के गवर्नर थे तो उनको एक थोड़ा सा इशू था बैंकों से, वो अपना रेपो रेट कम करते थे, मगर जो कमर्शियल बैंक हैं, SBI है, PNB वगैरह हैं, वो अपना लेंडिंग रेट कम नहीं कर रहे थे। मतलब कि जो रेट कट है उसका ट्रांसमिशन नहीं हो रहा था। इसको हमारे पिछले सर्वे में डिस्कस भी किया गया था। तो बैंक इस रेट कट को ट्रांसमिट करें ये जरूरी नहीं है, इसीलिए सरकार ने बेस रेट वाला सिस्टम को हटाकर उन्होंने MCLR को लेकर के आए, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट, ये सब लेकर के आए ताकि जो रेट कट का जो ट्रांसमिशन है वो इफेक्टिव हो सके। मेरा सी है जो सही है। द टर्म core banking solutions is sometimes seen in the news. Which of the following statements best describe this term? It is a networking of banks branches which enable customers to operate their account from any branch of the bank. आपने SBI के किसी भी ब्रांच में आपने अपना खाता खुलवाया हो, आप SBI के किसी भी ब्रांच से किसी दूसरे ब्रांच से भी अपना काम करवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कोर बैंकिंग सिस्टम लागू है। मेरा पहला है जो सही है। दिस इज़ एन एफर्ट टू इंक्रीज RBI's कंट्रोल। दोस्तों ये ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, मेरा सेकंड गलत है। इट इज़ अ डिटेल्ड प्रोसीजर बाय विच अ बैंक विथ ह्यूज NPA इज टेकन ओवर बाय अदर बैंक। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा सेकंड और 3 दोनों गलत है। मेरा आंसर है 1 ओनली। तो दोस्तों आज हमने डिस्कस किया इकोनॉमी के वो क्वेश्चन UPSC प्रीलिम्स 2015 और 2016 में आए थे। आपको नीचे कैसा लगा हमें बताइए। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।